आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक के बाद एक हो रही घटनाओं ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को मुश्किलों में घेर दिया है। बड़ी बेसब्री से 10 मार्च का आम आदमी पार्टी को खास तौर पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इंतजार था, क्योंकि कल उनकी बेल पर सुनवाई होनी थी। लेकिन इससे पहले कि मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई होती, आज उन्हें सीबीआई के बाद अब ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। तो एक तरफ दो नए कैबिनेट मंत्री आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए, तो दूसरी तरफ सीबीआई ने तिहाड़ जेल पहुंचाया और अब ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया, यानी दोहरा करंट आम आदमी पार्टी को लगा। मनीष सिसोदिया के लिए तिहाड़ के अंदर मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो गया है। वैसे तो सिसोदिया 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं। पिछले 4 दिन से तिहाड़ की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन सिसोदिया की मुश्किलें सिर्फ इतनी दिखाई नहीं दे रही। अभी तक सिसोदिया के सीन में सीबीआई दिख रही थी, अब ईडी की भी एंट्री हो गई। अब ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 7 दिन सिसोदिया सीबीआई की हिरासत में रहे। 6 मार्च को सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिर सिसोदिया तिहाड़ जेल में शिफ्ट किए गए। 7 मार्च को ईडी ने 6 घंटे तक सिसोदिया से सवाल जवाब किए। 9 मार्च को सिसोदिया से दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए ईडी तिहाड़ जेल पहुंची। 9 मार्च को सिसोदिया से दूसरे राउंड की 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया। पूरे देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो सारे लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग उनके खिलाफ किया जा रहा है। और क्यों किया जाता है? डराओ, धमकाओ, मोटी मोटी फाइलें दिखाओ, अपनी पार्टी में शामिल करो और सरकार गिराओ, यही योजना है। मध्य प्रदेश में यही किया, कर्नाटक में यही किया, महाराष्ट्र में यही किया, गोवा में यही किया, उत्तराखंड में यही किया, अरुणाचल में यही किया। यही करते हैं ये लोग। तो इनका काम क्या है? इनका काम है विपक्ष के लोगों को धमकाओ, डराओ, और वही व्यक्ति जिस दिन इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है, सारी जांच बंद। हम आपको बता दें कि कोर्ट से ईडी ने सिसोदिया से 3 बार पूछताछ करने की इजाजत मांगी, लेकिन दूसरे राउंड के सवाल जवाब के बाद गिरफ्तारी हो गई। ये गिरफ्तारी 10 मार्च को होने वाली सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई से पहले हुई। अब आपको बताते हैं कि ईडी सिसोदिया से आखिर कौन सा सच जानना चाहती है। ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने 22 अगस्त 2022 को शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सिसोदिया पर आरोप है कि 2021-22 में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने और दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से शराब व्यापारियों को साठगांठ करने का मौका दिया और कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। आरोप है कि इसके लिए कथित रूप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। अब ईडी मनीष सिसोदिया से 100 करोड़ की रिश्वत के बारे में पूछना चाहती है। आरोप है कि जब इस घोटाले की शुरुआत हुई तो उस वक्त मनीष सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर हुआ करते थे। आरोप यह भी है कि मनीष सिसोदिया के निर्देशों के बाद ही एक्साइज पॉलिसी में ऐसे बदलाव किए गए जिससे कि शराब व्यापारियों का मुनाफा 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, ताकि इसके लिए कि मुनाफे की कुछ रकम जो है वो आम आदमी पार्टी की जेब में पहुंचे। इसके अलावा एक गंभीर आरोप लगा कि इस पॉलिसी को इस तरीके से बनाया गया ताकि दक्षिण भारत के जो शराब व्यापारी हैं उनको भारी मुनाफा हो, और इसी वजह से 100 करोड़ रुपए की एक एडवांस रिश्वत मनीष सिसोदिया के करीबी विजय नायर को दी गई और वो पैसा बाद में आम आदमी पार्टी तक पहुंचने के आरोप लगे। ईडी ने हैदराबाद के शराब कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को गिरफ्तार किया। ईडी की माने तो दिल्ली शराब नीति घोटाले में पिल्लई बड़ा किरदार है। शराब कारोबारियों के साउथ ग्रुप का हेड है। रामचंद्र पिल्लई वो शख्स है जिसने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम लिया है। अब एक तरफ तो ईडी तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ करती है, रामचंद्र पिल्लई को भी ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। 11 मार्च को तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से ईडी पूछताछ करेगी।
मनीष सिसोदिया और इस साउथ ग्रुप के बीच में, जिसमें के कविता का भी नाम सामने आ रहा है, उसमें सीधे तौर पे आरोप लगा हुआ है कि मनीष सिसोदिया के कहने पर विजय नायर ने के कविता और के कविता के करीबियों के साथ में कई बार मीटिंग की, और ये मीटिंग सिर्फ इसके लिए थी कि नई शराब नीति के तहत व्यापारियों को और उनको जबरदस्त मुनाफा पहुंचे। ईडी शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत की कड़ियां जोड़ने में शिद्दत से जुटी है। ईडी चाहती है कि पिल्लई और के कविता का आमना सामना कराए। के कविता कहती है कि उन्होंने ईडी से थोड़ा वक्त मांगा था, लेकिन ईडी ने उनकी बात नहीं मानी। हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेके चल रही है, इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे। तो 11 को बोले। अब के कविता 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होंगी। तेलंगाना सीएम की बेटी के कविता इस वक्त दिल्ली में ही है और महिला आरक्षण बिल को लेकर वो जंतर मंतर पर 10 मार्च को धरना देने जा रही हैं। कांग्रेस के अलावा सभी 17 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि इस धरने में शामिल होंगे। ऐसे में के कविता ने कांग्रेस पर निशाना साधा। हम जहाँ पे खड़े हैं, हम जहाँ से देश की हालत देख रहे हैं, हम समझते हैं कि सारे ऑपोजिशन को एक साथ आना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी देश के प्रति क्या है वो कांग्रेस डिसाइड कर ले। ये सबको मालूम है कि केसीआर की सरकार की सीधे सीधे सांठगांठ है केजरीवाल के साथ। हमें तो केवल बीजेपी से ये सवाल पूछना है कि जब आपकी सरकारी एजेंसियों को पता है कि जो नीति अरविंद केजरीवाल ने यहाँ लागू की, उस नीति को उनको समझाया तो केसीआर नहीं था, क्योंकि केसीआर ने इसमें बहुत कुछ उल्टा सीधा काम किया, बहुत सुना है धन कमाया, उसने इनको भी वो कहानी दे दी। तो ये दूसरे नंबर के इसमें हैं जो करने वाले हैं, पहले नंबर के तो केसीआर है। तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछवाने की जगह आप एजेंसियों से कहो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पकड़े, उनकी बेटी को गिरफ्तार करें, उनसे सवाल पूछें। के कविता भले इस वक्त टारगेट 2024 के तहत दिल्ली आई हो, लेकिन ईडी के सवाल भी उनके लिए तैयार है। ईडी सिर्फ शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत का सच जानना चाहती है। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।